बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब बिलाखिर लंदन से वापस पाकिस्तान पहुँच चुके हैं, लेकिन वापस आते ही वो कोरोना के मर्ज़ में मुब्तला हो गए हैं। बाज़ लोगों का ख्याल है कि वो बरतानिया में ही जब आखिरी 2 रोज़ उनकी तबीयत नासाज हुई थी तो शायद कोरोना उनको वहीं से लाहक हुआ और फिर पाकिस्तान आके जब उन्होंने टेस्ट करवाए तो उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया और अब वो करंतना में चले गए हैं। और जो उनकी वापसी के साथ ही ये उम्मीदें वाबस्ता की हुई थी वो उससे हल्का होने के आते ही आर्मी चीफ़ की तकर्री के हवाले से अपने इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे और फिर उसके बाद वजारत दिफा से समरी मांगी जाएगी आर्मी चीफ़ की तकर्री के लिए और GHQ से जो समरी आएगी, जो सीनियरिटी लिस्ट आएगी, उसके तनाजुर में एज़ पर डिसीजन और अनाउंसमेंट जो की गई थी कि जो भी सीनियर तरीन जनरल्स होंगे उनकी तकर्री की जाएगी। उसमें अभी कहा यह जा रहा है हुकूमती हलकों से कि वज़ीर-ए-आज़म की नासाज तबीयत और कोरोना की वजह से क्योंकि करंतना में चले गए हैं तो अब इस प्रोसेस में थोड़ी सी ताख़ीर होगी और जैसे हमारा पहले ही अंदाज़ा था कि ये प्रोसेस जाके कहीं नेक्स्ट वीक 20-21 नवंबर के बाद शुरू होगा, तो शायद अभी सूरत हाल कुछ ऐसी ही दिखाई देती है कि 5-7 दिन बाद प्राइम मिनिस्टर का दोबारा टेस्ट होगा कोरोना का और उस टेस्ट के नतीजे में उनकी अगर रिपोर्ट नेगेटिव्स आती हैं तो फिर वो डेफिनेटली अपनी कंसल्टेशन इंटरेक्शन जो है कि वो अपने रुफ़क़ाए कार से, अपने स्टाफ से और अपनी जो सियासी इत्तेहादी जमातें हैं उनके कायदीन से वो मुशावरत शुरू करेंगे और फिर इसके साथ साथ जो है कि वो आर्मी चीफ़ की तकर्री के हवाले से जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो प्रोसेस है, वो भी स्टार्ट होगा और फिर गालिब इम्कान यही है कि 25 से 29 नवंबर के दरमियान जो है ये अनाउंसमेंट की जा सकती है। सीनियरिटी लिस्ट के हवाले से हम पहले बहुत सी बातचीत कर चुके हैं, इसलिए उसको आज हम नहीं छेड़ते, लेकिन इंतखाबात के हवाले से 2 चीज़ें बड़ी अहम आज डेवलपमेंट्स सामने नज़र आई हैं। एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो वज़ीर ख़ारजा भी हैं शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट में, उन्होंने जो कराची में एक तकरीब से खिताब किया और उसमें इंतखाबात के हवाले से और अपनी जो उनकी इस वक्त थाट्स हैं उसके हवाले से इजहार ख्याल किया। अगरचे वो तकरीब जो है कि वो लिवर ट्रांसप्लांट के हवाले से थी और एक मेडिकल कॉलेज की तकरीब थी, लेकिन उसके अंदर कुछ उन्होंने पॉलिटिकल इश्यूज़ को भी टच किया। आर्मी चीफ़ की तकर्री के हवाले से भी उन्होंने कहा कि हुकूमत या अपोजिशन को कोई इस पर बयानबाजी या ऐसे इश्यूज़ को मीडिया के अंदर पब्लिकली डिस्कस नहीं करना चाहिए, जो भी कानून और आइन कहता है उसको फॉलो करते हुए इसको तकर्री होनी चाहिए। लेकिन इंतखाबात के हवाले से, पार्लियामेंट के किरदार के हवाले से जो उन्होंने गुफ्तगू की, बड़ी अहमियत की हामिल है। बदकिस्मती से बेशतर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको वो नज़रअंदाज कर गया उस हिस्से को, या वो शायद समझ नहीं पाए कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी क्या कहना चाह रहे हैं। उसके हवाले से आपसे 2-3 चीज़ें बड़ी अहम उन्होंने वहाँ पे इंडिकेट किया, वो डिस्कस करेंगे। और उसमें उन्होंने ख़ास तौर के ऊपर जो उनके एक जुमले को तो पिक किया मीडिया ने कि ये निज़ाम ठीक से नहीं चल रहा हमारा, लेकिन इससे पहले जो जुमले उन्होंने किए थे वो शायद मिस कर गए। वो पाकिस्तान की इस वक्त जो इकनॉमिक और पोलिटिकल चैलेंजेस हैं उसके तनाजुर में कि एक सदी का सबसे बड़ा जो क्राइसिस कोरोना का आया उसका उन्होंने तज़किरा किया कि पाकिस्तान को जिन मसाइल का सामना है, कोरोना का तज़किरा किया। फिर उन्होंने यूक्रेन और रशिया की जंग का और उसके जो इकनॉमिक इम्पैक्ट हैं पाकिस्तान के ऊपर भी उनका भी तज़किरा किया। और फिर इसके साथ साथ जो क्लाइमेट चेंज के तनाजुर के अंदर इस वक्त पाकिस्तान में जो फ्लड आया रिसेंटली उसका उन्होंने तज़किरा किया। और इस सारी सिचुएशन के अंदर उन्होंने बातचीत ये की कि हमारा निज़ाम का फोकस जो है वो इन इश्यूज़ की तरफ नहीं है, बल्कि जो सियासी बहस व मुबाहिसे हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। और जो ज़्यादातर जो सियासी उन्होंने कहा जी कि तमाशा लगा हुआ है जो शाहराहों के ऊपर गली में उनका लॉन्ग मार्च की तरफ इशारा था कि उसको ज़्यादा उसके ऊपर देखा जा रहा है, उसके ऊपर ज़्यादा बात की जा रही है और सियासी जमातें उन्होंने ख़ुद को भी उसमें शामिल किया कि हम उसके जवाब देने पर मजबूर हैं। यहाँ पर उन्होंने जो बातचीत की वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने ये कहा जी कि पहले उन्होंने कहा कि हमने ये फ़ैसला किया, भाई पूरी दुनिया ने ये फ़ैसला किया है कि हमें आपस में गोली की बजाय या लड़ाई झगड़े की बजाय जो है कि इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, हम इलेक्शन में
ये फ़ैसला किया है कि हम जाएंगे और इलेक्शन के बाद हम पार्लियामेंट के मेंबर बनेंगे। इस पार्लियामेंट में खड़े होकर अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे, डिबेट्स होंगी और उसके नतीजे में एक कंसेंसस जो है कि डेवलप होगा और फिर उस कंसेंसस के नतीजे में जो भी इक़दाम होंगे उन पर अमल किया जाएगा। तो कौम के जो कौमी मसाइल हैं उसको जो है कि इसी पार्लिमान के अंदर जो है कि वो एड्रेस करेंगे। यहाँ भी फिर उन्होंने कहा जी कि इस वक्त हमारा निज़ाम जो है वो नहीं चल रहा और जब तक हमारे इदारे को अहमियत नहीं दी जाएगी तो अवाम को हमारी नाकामी का बोझ उठाना पड़ेगा। अब ये जो बात है, अब रिसेंट पास के अंदर हमारे वज़ीर ख़ारजा सऊदी अरब भी गए, चीन भी गए, उन्होंने बाकी जर्मनी भी गए, बाकी ममालिक का भी दौरा किया। तो इस तनाजुर के अंदर ये जो उनकी गुफ्तगू है वो इसमें इंडिकेशन ये दे रहे हैं कि वो इलेक्शन के हामी है कि जो भी हमारे इश्यूज़ हैं हम बातचीत ज़्यादा कर रहे हैं, बहसों वैसे कर रहे हैं, जो हमारे रियल इश्यूज़ हैं उनके ऊपर फोकस नहीं कर रहे, जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, जो क्लाइमेट चेंज का चैलेंज है उसको हम फोकस नहीं कर रहे, सियासी बयानबाजी और जो लॉन्ग मार्च या ये जो सारे सियासी तमाशे उन्होंने करार दिया कि इसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। और जिन्होंने कहा जी कि जो फ़ैसला है हमारा वो तो ये है कि हम इलेक्शन में जाएंगे, पार्लियामेंट में जाएंगे, अवाम में जाएंगे, जिसको मुंतखब करेंगे पार्लियामेंट में आएंगे, पार्लियामान जो है फ़ैसले करेगी और फिर उस पर अमल करेंगे। और अगर हमने अपने इदारे को, यानी कि पॉलिटिकल लीडर्स का इदारा पार्लियामान होता है, कि उसकी अहमियत न दी तो फिर हमारी नाकामियों का बोझ अवाम को उठाना पड़ेगा। तो ये इंडिकेशन उनकी जो है कि वो इलेक्शन की तरफ है कि हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। लेकिन नून लीग जो है वो फौरी तौर के ऊपर इलेक्शन में जाने के लिए तैयार नहीं है और इस किस्म की कुछ इतलात आ रही हैं कि आर्मी चीफ की तकर्री के बाद जो है नून लीग ये चाहती है कि मज़ीद कोई 1-2 महीने उनको मिलें, एटलीस्ट वो दिसंबर जनवरी का महीना जो है कि वो गुजारना चाहते हैं कि फरवरी मार्च में अगर केयर टेकर होती है तो कोई मई में इलेक्शन हो। उनका ये ख्याल है जी कि कुछ महीना इमरान खान अगर अभी चाह रहे हैं तो 2-3 महीने आगे लिए जाएं और फिर ख़ुद वो भी जो है कि कहते हैं ये अगस्त में इलेक्शन होने हैं तो 3 महीने पहले आ जाएं, 3-4 महीने। तो ये कोई अंडरस्टैंडिंग नून लीग के अंदर पाई जाती है। इसकी अक्कासी कहीं जो है वो जनरल फैज़ अली चिश्ती जो ज़िया-उल हक़ के दौर के अंदर मार्शल लॉ के निफाज में उनका बड़ा अहम किरदार रहा था। तो ज़िया-उल हक़ के राइट हैंड समझे जाते थे और इस वक्त वो जो एक्स सर्विसमैन सोसाइटी है पाकिस्तान की, जो मुसल्लह अफ़वाज के रिटायर्ड जो जवान और अफसर हैं उनकी सोसाइटी है, उसके वो सरबराह भी हैं। तो उन्होंने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में, और उन्होंने भी मौजूदा सूरत हाल के ऊपर अपने ख़यालात का इज़हार किया। और उनका ये कहना था कि पाकिस्तान को उन्होंने फलते फूलते भी देखा, टूटते भी देखा और आज पाकिस्तान को वो डूबते हुए देख रहे हैं। तो वो इशारा जो है उनका इस वक्त सारी जो सिचुएशन है पोलिटिकल इकनॉमिक उसकी तरफ है। और उनका भी कहना था कि हमें सबको, इदारों को एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठाने की बजाय अफ़ाम व तफ़हीम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और उनका भी ख्याल था कि कोई अप्रैल मई के अंदर वो भी फोरकास्ट कर रहे हैं कि इलेक्शन जो है कि वो अगस्त में भी नहीं, जो गवर्नमेंट कह रही है, और शायद उतने जल्दी भी नहीं जितने इमरान खान कह रहे हैं। तो उनका भी एस्टीमेट जो है अप्रैल मई का है कि इलेक्शन होंगे। तो लेट्स सी, ये देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट होती है, किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। लेकिन एक और जो सबसे अहम चीज़ है जो आपसे शेयर करना चाह रहे हैं वो इस वक्त जो मीडिया और सोशल मीडिया के डायनामिक्स हैं। इमरान खान के ऊपर कुछ अरसे से मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर पैमरा ने पाबंदियाँ लगाई, फिर उनको लीगली हटा दिया गया, लेकिन अनअनाउंस्ड पाबंदियाँ अभी भी बरकरार हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया के बेशतर चैनल जो हैं कि इमरान खान को उस तरह से कवरेज नहीं देते जिस तरह से माजी में पोलिटिकल तहरीकों को दी गई। तो गैलप सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने इस सारी सिचुएशन के अंदर जो अभी रिसेंटली सर्वे किया, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और उनका ये कहना है कि गुज़श्ता चंद हफ्तों के अंदर 57% जो व्यूवर्स हैं टीवी के, उन्होंने टीवी देखना छोड़ दिया है और वो सोशल मीडिया की तरफ चले गए हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मतलब आलमोस्ट जो है कि निस्फ से ज़्यादा पाकिस्तान की जो व्यूवरशिप है वो ख़त्म हो गई है। लेकिन जो टीवी देख भी रही है उनकी भी तादाद, बड़ा इंटरेस्टिंग डाटा है ये। उनका ये कहना है जी कि 17% ऐसे अफराद हैं जो सिर्फ दिन में कोई 1-आध घंटा अगर कोई टीवी देखा सो देखा। 18% ऐसे हैं जिन्होंने 2 घंटे टीवी के सामने वो बैठे रहे। 3% ऐसे हैं जिन्होंने कोई 3 घंटे, 2% ऐसे हैं जिन्होंने 4 घंटे, 1% ऐसे व्यूवर्स हैं, नाजरीन हैं जो 5 घंटे जो है वो टीवी देखा, और 2% ऐसे हैं जिन्होंने 5% से ज़्यादा टीवी देखा। तो ये जो नज़र भी आ रहा है तो वो सिर्फ 3% ऐसे हैं जिन्होंने 5 घंटे या इससे ज़्यादा जो है टीवी चैनल के सामने बैठे हैं। तो इसका मतलब ये है
कि जो देखने वाले हैं उनमें से भी बेशतर 1 या 2 घंटे टीवी के सामने बैठते हैं, वो मेन स्ट्रीम मीडिया को नहीं देखते, सोशल मीडिया को देखते हैं। तो मेरा ख्याल है कि बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है हमारी गवर्नमेंट और इन इदारों के लिए भी, जो हमेशा से सेंसरशिप के ऊपर बिलीव करते हैं। जनरल मुशर्रफ इंटरेस्टिंगली वो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे, डिक्टेटर थे, लेकिन उनके दौर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया को जो है कि वो ग्रोथ मिली, उन्होंने ही इनको इंट्रोड्यूस करवाया ताकि इसको हम एक अपनी एक पावरफुल टूल के तौर के ऊपर, कम्युनिकेशन टूल के तौर पर यूज़ करें। लेकिन हमारी जमहूरी हुकूमतों के अंदर इनके ऊपर कदगनें लगाई जाती हैं, और यही वजह है कि अब लोगों का इंटरेस्ट जो है, और जिस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया भी मैनिपुलेट करता है चीज़ों को, डिस्ट्रैक्ट करता है, होता कुछ है बताता कुछ है, तो इसलिए लोगों ने उसको देखना बंद कर दिया, सोशल मीडिया की तरफ चल गया। और ये सोशल मीडिया भी ऐसा है जो बिल्कुल अनरेगुलेटेड है। तो इसलिए हमारी पॉलिसी मेकर्स को सोचना होगा कि जो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एडिटिंग या कंट्रोल्ड मीडिया है, उसके अंदर भी स्पेस जो है सबके लिए क्रिएट करनी चाहिए। अगर हम स्पेस क्रिएट नहीं करेंगे तो अनरेगुलेटेड मीडिया की तरफ लोग जाएंगे, और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हकीकत होती हैं, नहीं होती, लेकिन लोग उनको फॉलो करके उन्हीं को यकीन मानेंगे। तो इसलिए हमें अपनी इन पॉलिसीज़ के ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए। फ़िलहाल इतनी ही आज के लिए गुफ्तगू, जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होंगी पॉलिटिकली बाकी भी वो आपसे अपडेट करते रहेंगे। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।